आचार्य जी ने तमाम जानकारी दी और बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताई जिसके बारे में हमें पता नहीं था। मैरिज के साथ साथ हम बात करें अगर संतान सुख की, तो हर कोई चाहता है, क्योंकि एक सुखी जीवन वही होता है। शादी के बाद में हर कोई यही चाहता है कि हमें संतान हो और हमारा एक खुशहाल परिवार हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो संतान के ऊपर ही है कि देखिए, जिस प्रकार कल बात की गई थी कि शादी में किस प्रकार अड़चने आती है, क्या ये योग होता है या क्या वास्तु के हिसाब से, क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सब देखा जाता है। आज संतान पर भी हम इसी प्रकार बात करेंगे और पूरी जानकारी जो हमें आचार्य जी देंगे। स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो में और साधना योग में। आचार्य जी, हमने कल बात की मैरिज के लिए, ठीक है, शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है जिस प्रकार आपने भी हमें बताया। तो शादी के साथ में हर कोई संतान सुख भोगना चाहता है। हर कोई ये चाहता है शादी होने के बाद में कि हमें संतान हो, हमारा एक खुशहाल परिवार हो और हम बहुत अच्छे से जीवन को व्यतीत करें। तो संतान सुख के लिए क्या योग होंगे, इसके बारे में आज आप हमें जानकारी दीजिए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि शादी के बाद सबसे पहला आदमी की जो डिज़ायर होती है वो संतान की होती है। तो 12 भाव में जो पहली संतान है वो 5th भाव से देखी जाती है, 5वें भाव से देखी जाती है। तो अब इसमें भी पहले ये देखा जाता है कि संतान का प्रॉमिस है या नहीं है, और संतान का प्रॉमिस है तो वो कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, और फिर उसका एग्जीक्यूशन कब होगा, कौन सी दशा उसे संतान दे रही है और कौन सी दशा उसे संतान नहीं दे रही है। और यदि संतान दशा संतान दे रही है तो वह गोचर के थ्रू एग्जीक्यूशन होगा कि तक कब बच्चा कंसीव होगा और कब बच्चा पैदा होगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं पूजा जी, जिसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसमें कुछ राशियां ऐसी होती बिल्कुल आचार्य जी, आप बता रहे हैं संतान के बारे में कि किस प्रकार संतान के योग होते हैं, क्योंकि शादी के बाद में। जी। हाँ शायद, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो बांझ राशि होती हैं। यदि 5वें घर का मालिक बांझ राशि में जाकर बैठ जाए तो ऐसे में उन्हें संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है। और ये बांझ राशियां कौन कौन सी हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये बांझ राशि है। और इनमें से जो मेन बांझ राशि है वो सिंह राशि और कन्या राशि है। ये राशियां बहुत ज्यादा मतलब ये 5वें हाउस का लॉर्ड इन 5वें और छठे घर में जाकर बैठ जाए तो ऐसे में संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ये तो बात होगी एक मेल या फीमेल में, तो ये दोनों की ही संतान लॉर्ड का 5th हाउस का जो स्वामी है 5 और 6 में बैठ जाए तो संतान होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। दोनों में से एक का हो जाए तो ये चांसेस 50% रह जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार योग होते हैं और राशियों का भी विशेष इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार, जैसा आपने बताया, कन्या राशि और सिंह राशि को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है आचार्य जी कि किसी को जुड़वा संतान भी होती है। तो ये भी क्या योग के हिसाब से ही होता है? इनके जब 5th हाउस का स्वामी, हमारे जो राशियां होती हैं वो 3 प्रकार की राशियां होती हैं, एक चर राशि, एक स्थिर राशि और एक ड्यूल राशि। ड्यूल राशि ऐसी होती है जो द्विवीय स्वभाव, उसका काम है किसी भी काम को डबल करना, किसी भी काम को 2 बार करना। यदि 5th भाव का जो स्वामी है वो ड्यूल राशि में जाकर बैठ जाए, ड्यूल राशियां हैं 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि। ये 4 राशियां ऐसी हैं जो ड्यूल राशियां हैं। 3 में जाकर बैठ जाता है तो जुड़वा संतान का या 2 संतान का होने के योग बनते हैं। मतलब कि ऐसा एस्ट्रोलॉजी में आप, और इसमें एक बात और भी है, इसमें ये भी आता है कि बच्चे बार बार डेथ हो जाती है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे मिसकैरेज से होगा, बच्चा आईवीएफ से होगा, बच्चा गोद लेने से होगा, या छोटे से ट्रीटमेंट से हो जाएगा। आप ये सब कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, देखा जाता है कि कई लोगों के या कई कपल के संतान नहीं होती है तो वो जो है अडॉप्ट करते हैं बच्चे को या फिर आईवीएफ जैसा ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसका क्या कारण है और उसके उपाय भी अगर हमारे पास हो तो इसके बारे में भी बताएं। मैं अभी आपको एक पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इसका क्या कारण है और ये ऐसा क्यों होता है। देखिए इसमें धीरे धीरे बहुत सारी रिसर्चेस हो गई हैं। यदि 5वें घर में का नक्षत्र लोड, 5वें हाउस का नक्षत्र लोड और सब लोड
दोनों ही मंगल हो तो ऐसा बच्चा देखा जाता है कि 95 से 90% केसेस में बच्चा या तो मरा हुआ पैदा होता है या बच्चा नहीं होता है, बच्चा पेट के अंदर ही रहता है। क्योंकि मैं इसका एक कारण बताता हूँ आपको। कारण क्या है कि 5वां जो हाउस है वो सूर्य का है, सूर्य सिंह राशि का है, और सिंह राशि में पहले से ही अग्नि है, और वहां पे मंगल जाकर दोबारा बैठ जाए, मंगल वहां पे अपना प्रभाव छोड़ दे और बहुत अच्छे से छोड़ दे। मैंने आपको बोला कि 5वें घर का नक्षत्र लोड और सब लोड दोनों मंगल हो जाए तो मतलब मंगल का वहां पे डबल प्रभाव हो गया। तो वहाँ पे अग्नि इतनी तेज हो गई है, वहां पर अग्नि इतनी तेज हो गई है कि बच्चा वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। बच्चा जो अभी इन्फेंट बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, वो बच्चा बाहर अंदर ही बच्चा अग्नि में जल जाता है। तो इसका एक कारण होता है कि जब सब लोड नक्षत्र लोड वहाँ पे मंगल आ जाए और सूर्य की राशि पहले से है, सूर्य का वो भाव पहले से है, तो ऐसा बच्चा या बच्चा बनता ही नहीं है। यदि बच्चा बनता है तो मोस्टली देखा गया कि बच्चा डेड पैदा होता है। अब उसमें क्या है कि 5th हाउस का और मैंने सब लोग नक्षत्र लोग दोनों ही 5 राशि में चले जाएं। अभी मैंने आपको बोला था कि एक का चला जाए तो 50% है, तो दोनों का चला जाए तो 100% चांस हो जाते हैं कि बच्चा नहीं हो। और यदि 5वें घर का सब लोग नक्षत्र लोग नॉर्मल राशि में हो और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा हो तो छोटे से ट्रीटमेंट के साथ भी बच्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही बच्चा होने के योग हो जाते हैं। ऐसी 5वें घर का मालिक जो सब लोड या नक्षत्र लोड मंगल है और दूसरा अनदर प्लेनेट है तो उससे जेरिल से बच्चा होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार 5वें घर में सब लोड या नक्षत्र लोड, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, जितने कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो इस बात को देख लेंगे। तो बार बार बच्चा मिस कैरेज होते हैं। आप मेरी बात को समझ रही हैं? मैंने क्या बोला, 5 घर का सब लोड तो मंगल है और नक्षत्र लोड तो दूसरा प्लेनेट है, तो बार बार मिस कैरेज होने के चांसेस भी रहते हैं। और 5वें घर में राहु जाके बैठ जाए या केतु जाके बैठ जाए तो ये देखा गया कि 90% केसेस में पहला मिस कैरेज होता है, लेकिन इस बात के चांसेस भी 90% रहते हैं कि पहला नर संतान हो, पहली संतान नर संतान होने के भी चांसेस वहाँ पे रहते हैं। आचार्य जी, देखा जाता है कि जब इस प्रकार की बात होती है या गर्भ में ही बच्चा बढ़ जाता है या फिर मरा पैदा हुआ होता है तो घर परिवार में कलेश की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जो है परिवार वाले यूं कहे सास ससुर जो होते हैं वो मतलब बहू को कोस नहीं रखते। तो क्या ये सब भी एक ग्रह कोई योग इस प्रकार होता है या फिर हमारी मानसिकता होती है? देखिए ये कुछ मान ये हाँ, लेकिन आपको बताऊं कि किसी भी फीमेल का उसके सास ससुर से या ससुराल से बनेगी कि नहीं बनेगी वो उसके दूसरे घर से देखा जाता है। दूसरे घर से उसके ससुराल पक्ष से संबंध देखे जाते हैं, तीसरे घर से उसके हस्बैंड के जो पति के देवर देवरानी देखे जाते हैं, 9वें घर से उसके जेठ जेठानी देखे जाते हैं। इस प्रकार से ना सभी रिश्तों को आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके उनके साथ में संबंध बनेंगे नहीं बनेंगे। हमें हमें हमारे दोस्त साथ देखे देंगे कि नहीं देंगे, ये 11th हाउस से देखा जाता है। मतलब हर का एक चार्ट है, एक तरह की चीजें हैं जो आपको देखना है आप उससे देख सकते हैं। यदि सास ससुर सास की और वाइफ की बनेगी नहीं बनेगी, यदि आप किसी भी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र, लड़की की कुंडली की बात कर रहा हूँ, इकट्ठे बैठे हैं या आपस में दृष्टि दे रहे हैं या आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हैं तो उस लड़की को सास का सुख, अपनी मदर इन लॉ का सुख नहीं मिलता है। यह युति जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ज्यादा सास और बहू की झगड़ा होगा, और यह युति जितनी ज्यादा कमजोर होगी उतना झगड़ा तो होगा, मन मुटाव तो होंगे लेकिन फिर भी आपस में रहेंगी। और यह युति नहीं बनेगी तो सास और बहू की आपस में खूब अच्छे रिलेशन होंगे, दोनों माँ बेटी की तरह भी रहेंगी। जी, अच्छा, योग का ही योगदान रहता है इसमें। अगर योग होते हैं तो ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मिस कैरेज हो जाते हैं बच्चे, बार बार मिस कैरेज होना, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये क्यों हो जाते हैं? ये ऐसा क्या करना चाहिए कि इस प्रकार की ना हो? और जैसे कि बच्चा जो होता है अगर उससे पहले हम एस्ट्रोलॉजी बात करें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दे तो क्या इन सबसे हमें पहले से ही पता लगकर कोई उपाय निकल कर आ सकता है, फिर सब कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोच की तरह काम करती है, गाइडेंस की तरह काम करती है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ चमत्कार नहीं होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे हमें कोई शरीर में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होता है, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आपको ये एस्ट्रोलॉजी के कोच के रूप में लेना चाहिए, गाइडेंस के रूप में लेना चाहिए। यदि आप कुछ चमत्कार मानते हैं
तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, चमत्कार होते इसलिए हैं, जैसे आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मेरा बच्चा बार-बार मिसकैरेज हो रहा है। कोई जहाँ तक मेरे पास आता है कि बार-बार मेरा बच्चा तो मैंने देखा कि 5वें घर में मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बार-बार बच्चा मंगल के कारण से मिसकैरेज हो रही हैं। तो मैंने उनको, और वह मंगल की दिशा में ही सो रहे हैं। घर के दिशा में, घर में जो उनका वास्तु में जो प्लेसमेंट है वो मंगल ही है। तो मैंने उनको मंगल की दिशा से उठाकर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, नॉर्थ वेस्ट जो कि पानी की दिशा है, जो कि चंद्रमा की दिशा है, और उनके हॉरोस्कोप में भी मंगल के साथ मंगल को थोड़ा प्रभाव कम करके और ऐसे उपाय बता दिए जिसमें चंद्रमा ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो बच्चा मिसकैरेज होने के जो चांसेस थे वो कम हो जाते हैं, वो नगण्य के बराबर हो जाते हैं, और सामने वाले के लिए चमत्कार से कम नहीं होता। बिल्कुल आचार्य जी। साथ ही देखिए कई बार क्या होता है, महिलाओं को, कई महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें बच्चे तो होते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि यदि किसी फीमेल की कुंडली के 8वें भाव में केतु हो और 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो, और 8वें भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाए, और 5वें भाव का संबंध भी 8वें और 12वें भाव से बन जाए, तो ऐसे ही जातक, और दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 5वें घर में मंगल 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 आ जाए, मंगल ही बैठा हो, मंगल ही सबल हो, मंगल ही नक्षत्र हो, और सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं हो, और दूसरा उसके पति की कुंडली में भी बच्चों का सुख नहीं हो, तो बार बार बच्चे मरने के योग बन जाते हैं। देखा होगा, और हम जिस जगह रहते हैं वहां पर इस प्रकार की बात सबसे ज्यादा सामने आती है। जब पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, वो संतान से, अपनी संतान से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। उन्हें ये लगता है पता नहीं मेरा बच्चा मुझे बड़ा होकर निहाल करेगा नहीं करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, या जैसा हम चाहते हैं वैसा कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती है। तो इसका कैसे पता चले कि संतान जो है वो माँ बाप के लिए कुछ करेगी? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। आज के पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे लिए यही आता है कि बच्चे तो हो गए हैं, लेकिन क्या ये हमें सुख देंगे या नहीं देंगे। तो मैं बताऊंगा कि चौथे घर में आके बैठ जाए, फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो यदि 5वें घर का मालिक 8वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है। तो 5वें घर का मालिक यदि 12th हाउस में जाके बैठ जाए, वैसा बच्चा माँ बाप से जन्म के कुछ टाइम के बाद ही माँ बाप से दूर हो जाता है। दूर होने का मतलब चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से दूर हो जाए, चाहे वो शादी के बाद से दूर हो जाए, तो मतलब किसी ना किसी प्रकार से बच्चे को, पेरेंट्स को बच्चे के सुख में वो सुख नहीं मिलता जो बच्चा चाहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप का ट्रांसफर हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को दादा दादी को, नानी को दे देते हैं मजबूरी में। तो एक प्रकार से बच्चों का सुख तो नहीं मिला ना उनको। तो इस प्रकार से यह योग कुंडली में होते हैं। और यदि यही ग्रह 5वें घर का मालिक 7वें घर में जाकर बैठ जाए, 9th घर में जाकर बैठ जाए, 11th घर में जाकर बैठ जाए, 10th घर में जाकर बैठ जाए, पहले घर में जाकर बैठ जाए, दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, तो यही बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सुख भी देते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। आचार्य जी, ऐसा भी देखा जाता है कि जब शुरुआत में कोई नया कपल आता है, वो नई नई शादी होती है, आजकल के युवा होते हैं, वो सोचते हैं कि अभी नहीं, अभी हमारे खुद के घूमने फिरने की उम्र है, हम शादी के बाद बच्चे करेंगे, मतलब थोड़े समय बाद बच्चे करेंगे। तो ऐसे में क्या है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे नहीं होते हैं। तो संतान कैसे प्राप्त किया जाए? कब सही समय होता है कि संतान का उस समय होना ठीक रहेगा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूजा जी। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पहले बात कि आज की जो फीमेल्स हैं उनका जो खाना पीना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह गया है। आज के जो बच्चे हैं वो क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे उनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो बच्चों की मैन पावर है, या बच्चों की पावर है, जो बच्चा पैदा करने में की पावर है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। तो इसमें मेरा उन यंग कपल्स को ये सुझाव है कि शादी के 1 या 2 साल के या 3 साल के अंदर अंदर आप बच्चे की प्लानिंग, चाइल्ड की प्लानिंग करें। इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ना खींचें, क्योंकि आपका जो खान पीन है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अब दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि आप इसमें भी आपको एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेनी चाहिए कि हम बच्चे की प्लानिंग अभी करें या बाद में। भी अभी हमारे बच्चे की प्लानिंग हम 5 साल के बाद करना चाहते हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है कि मान लीजिए कि अभी आपको एक ऐसी दशा है
ऐसा ग्रह की दशा चल रही है जिसका बच्चे का प्रॉमिस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और आपने उसी दशा में बच्चे की प्लानिंग कर ली, तो बच्चा हो भी जाएगा और सही सलामत भी हो जाएगा। क्योंकि मैं साल के बाद बच्चे की प्लानिंग कर रहा हूँ, करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है कि उस टाइम ऐसे ग्रह की दशा या महादशा आ जाए जो बच्चे का प्रॉमिस ही नहीं कर रही है, तो आपको बच्चा होने में दिक्कत आएगी। आप मेडिकली फिट हैं, आप सब कुछ आपके अंदर है, बच्चे को पैदा करने के वो सभी गुण आपके अंदर हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है क्योंकि वो अंत दशा बच्चे का प्रॉमिस नहीं कर रही है। तो मेरे यहाँ मैं इन दोनों बच्चों को, उन लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि यदि आप इसको बच्चे की प्लानिंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक बार एस्ट्रोलॉजिकल सलाह भी ले लें कि जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो दशा भी आपको बच्चे का प्रॉमिस कर रही है या नहीं कर रही। आचार्य जी, कई बार क्या होता है, कई पेरेंट्स जो है शुरुआत में एक बच्चा कर लेते हैं, और जैसे कि घर वाले कहते हैं कि एक नहीं हमें दो चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के साथ साथ दो होना चाहिए, और ये परंपरा भी शायद चली आ रही है। हालांकि पहले तो एक के साथ में बहुत सारे बच्चे किए जाते थे, पहले तो 3-3 4-4 बच्चे कर लिए जाते थे, लेकिन अगर अभी के युवा की बात करें या इस जनरेशन की अगर हम बात करें, तो कोई भी एक से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, तो लोग एक बच्चे का ही पालन पोषण हम कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी, तो दूसरा नहीं कर पाते। तो ये मानसिकता क्यों होती है? क्या एस्ट्रोलॉजी से भी इसे देखा जा सकता है या कुछ चेंज किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार ने भी चला रखा है कि अब हम दो हमारा एक, लेकिन मैं इसमें एक अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या किसी भी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। मैं जाना ही चाहता हूँ कि हिंदू परंपरा में कम से कम भी आपके पास 2 बच्चे होने चाहिए। यदि आप एक ही बच्चा करेंगे तो ना उसका कोई भाई होगा, ना कोई बहन होगी, ना चाचा होगा, ना ताया होगा, ना मौसी होगी। बच्चे को दुनियादारी का पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे ने किसका सुख और दुख का बच्चे को मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या है। परिवार ही खत्म होने को आ जाएंगे। तो हमें कम से कम भी 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। कुछ जनसंख्या भारत सरकार भी कह रही है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसे बहुत सारे समाज भी हैं जिन्होंने 15-15 20 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोलना चाहिए कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे, 3 से बच्चे ना ज़्यादा करें। यदि वो अभी भारत सरकार ये बोले कि हम 2 हमारा 1, आप हमें तो ये कह रहे हैं कि हमारा 1 होना चाहिए, और तो 15-15 20-20 बच्चे पैदा करें, उनको आप ये नहीं कह रहे कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करो। ये कौन सा रूल आ गया, ये कौन सा नियम आ गया? मैं बिल्कुल इस नियम के साथ में मैं सहमत नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कम से कम भी 2 बच्चे होने चाहिए। एक बहन को भाई का प्यार मिले, एक भाई को बहन का प्यार मिले, एक बच्चों को बुआ का प्यार मिले, एक बुआ को बच्चे को मामा का प्यार मिले। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए ना। 2 बच्चों की प्लानिंग तो आज की हिंदू मानसिकता के अनुसार और हमारे अकॉर्डिंग भी आप 2 बच्चे रखें। आप ये मत सोचिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। हम कमाते किस लिए हैं कि हम अपने बच्चों को लिए हम ये सोचेंगे कि महंगाई ज़्यादा है या चीज़ें बच्चे पालेंगे कैसे, बच्चे के काम कैसे करेंगे। तो ये मानसिकता हमें चेंज करनी होगी। आप देखिए ना, जब हम 3 भाई बहन हैं, और जब मेरे फादर हरे 7-7 8-8 भाई बहन थे, वो भी पले हैं ना और सब लोग वेल सेटल्ड हैं। और यदि हमें आज एक बच्चे से ज़्यादा पैदा करने में ये लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे होगा। और मैंने देखा है कि 2 बच्चों में बहुत सारा गैप भी हम लोग कर लेते हैं। एक बच्चा 5 साल का और एक बच्चा 11 साल का। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 से 2.5 साल के गैप के अंदर आपको 2 बच्चों की प्लानिंग करनी चाहिए, और ताकि उनका दोनों का समग्र विकास हो सके, समुचित विकास हो सके। उसका कारण भी है कि जब 2 बच्चे आपस में, उनका एज डिफरेंस कम होगा, उन दोनों के विचारों में भिन्नता नहीं होगी, दोनों एक दूसरे की स्टडी में भी मेहनत करेंगे, आपस में एक दूसरे को पढ़ाने में भी उनका सहायता करेंगे। ये दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपस में कनेक्शन नहीं रहेगा, आपस में प्यार नहीं रहेगा। तो ये मेरी आज के युवाओं को अपील है, जिनकी शादी हुई है, जिनके एक बच्चा है, कि वो कम से कम भी 2 बच्चों की तरफ अग्रेसित हों, ताकि बच्चे को भाई बहन का प्यार मिल सके, और आपका एक परिवार भी हंसता खेलता और आपके वंश का नाम, आपके कुल का नाम हमेशा आगे बढ़ता है। जाता है, कई बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कई बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कि भोले भाले होते हैं, इनोसेंट होते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर दोनों बहन भाई की बात करें, किसी एक परिवार में एक भाई एक बहन है, तो भाई बहुत भोला होता है, बहन बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है, इंटेलिजेंट होती है। तो ये माँ बाप मतलब माता पिता के उससे होता है या ये भी कोई योग वगैरह होते हैं? ये भी एक योग होते हैं। देखिए बच्चे का माइंड कितना डेवलप होगा, ये बच्चे की कुंडली के पहले भाव पे देखा जाता है। यदि बच्चे का सुख है कि नहीं है,
पहला संतान है वो 5th हाउस है, दूसरी संतान 7th हाउस है, तीसरी संतान 9th हाउस, 11th हाउस है। इसी तरीके से जो मेल चाइल्ड है उसके लिए 11th हाउस है, दूसरी संतान पहला घर है और तीसरी संतान तीसरा घर है। मैं दोनों के लिए पहली संतान का घर अलग अलग है, क्योंकि फीमेल जो चाइल्ड है, फीमेल है वो बच्चा खुद पैदा करती है और जो मेल है वो फीमेल की सहायता से बच्चा पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से मेल के लिए पहले चाइल्ड का जो घर है वो 11th हाउस है और फीमेल्स के लिए वो 5th हाउस है। तो एस्ट्रोलॉजी को ना कुछ एस्ट्रोलॉजी मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेल और फीमेल में दोनों में ही पहले चाइल्ड का जो हाउस है उसको 5th मानते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है। मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि हमें एस्ट्रोलॉजी एक साइंस के रूप में काम करती है, इसको समझना होगा, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैं कोई भी आपको काम दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टीवी पर भी, तो मैं आपको उसके पीछे लॉजिक दे के बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मंगल ग्रह खराब होगा तो ऐसा होगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अभी हम एक दो दिनों में कुछ टॉपिक ऐसा लेंगे, पैसे के टॉपिक लेंगे कि हम अपनी इनकम को कैसे डबल ट्रिपल कर सकते हैं, 5 गुना कैसे कर सकते हैं, 10 गुना कैसे कर सकते हैं। वो जो सेशन होगा बहुत अच्छा होगा। उसमें आप देखोगे कि ऐसे जो ग्रह हैं जिसको हम हमारी एस्ट्रोलॉजी में त्रिक भाव कहा जाता है, 6, 8, 12, जिनको आज तक बुरे भाव ही कहा गया है, वो आज के कलयुग में बुरे भाव ना होकर सबसे अच्छे भाव ही वो हैं। और जिन ग्रहों को पापी ग्रह कहा जाता है, जिन्हें अशुभ ग्रह कहा जाता है, शनि, राहु, केतु, जिनके लोग उपाय कर देते हैं, जिनके लोग सुबह से लेकर शाम तक दान करते रहते हैं, वो कैसे पैसा देते हैं, वो कैसे आपको अमीर बनाते हैं, वो कैसे आपको करोड़पति से अरबपति बनाते हैं, ये आपको लॉजिक के साथ हम इसको शेयर करेंगे। अब आता है कि बात आपने बोला कि बच्चों का माइंड के बारे में। तो माइंड की जो डेवलपमेंट है पहले कैसे देखी जाती है। यदि पहले घर का संबंध अच्छे घरों से है तो बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़िया माइंड, शार्प माइंडेड होगा, तेज होगा, सब कुछ होगा। और यदि पहले घर का संबंध बुरे भावों से है तो बच्चे के माइंड में, शार्पनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आचार्य जी, अगर जैसे बच्चों के उपरांत हम कुंडली बनवाते हैं, कई माँ बाप नहीं बनवाते हैं, तो कुंडली कितनी ज्यादा जरूरी होती है बच्चे की बनवाना? कुंडली 100% जरूरी है, 100% जरूरी है। लेकिन अब बात ये आती है कि अब कुंडली तो आपने बना ली, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर जो सामने आपके पास बैठा हुआ है, मैं देखो मैं यहाँ पर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने भी तो कहीं इंडिया से ही एस्ट्रोलॉजी सीखी है। मैंने इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, चाइना, यूएसए, जापान, इन कंट्री से भी मैंने एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च की है। और अभी भी मैं सिंगापुर में यूएसए की इंडियन एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन ने मुझे डॉक्टरेट से सम्मानित भी किया है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी रिसर्चेस उनको दी थी जो आज से पहले ही एस्ट्रोलॉजी में इंडिया में छोड़ के वर्ल्ड में नहीं हुई। मैंने एस्ट्रोलॉजी की कुछ रिसर्च मैंने उनको पेश की थी, जिसके लिए उन्होंने मेरे को डॉक्टरेट के लिए भी सिंगापुर में भी सम्मानित किया था। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ऐसा अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन आपको तो कुंडली पढ़नी किसको आ रही है, उसने क्या किया हुआ है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसको अच्छे से जांच परख के आपको कुंडली को रीड करवाना जिसको आ गया, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकता है। अब इसमें एक बात और भी मैंने अभी क्वेश्चन और भी आया था कि बच्चा एजुकेशन में क्या करेगा और बच्चे का भविष्य क्या, बच्चे को बिजनेस में कहाँ जाना चाहिए, बच्चे की फॉरेन एजुकेशन होनी चाहिए या उसे घर पे पढ़ाना चाहिए। तो ये सब भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं। आचार्य जी, जिस प्रकार बच्चा होता है, पहले तो संस्कार किए जाते थे, 9 संस्कार जो होते थे वो करवाए जाते थे, लेकिन अब आज के युवाओं में जिस प्रकार वो संस्कार वाली जो बातें हैं वो खत्म सी हो गई, लेकिन कई करवाते हैं। तो ये संस्कार बच्चा होने के बाद में जरूरी होता है, जैसे कि मुंडन संस्कार होते हैं, कोई अन्नप्राशन वाला संस्कार होता है, तो ये संस्कार कितने जरूरी होते हैं हमारे लिए? बहुत अच्छी बात पूजा जी। मैं आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि जो ये संस्कार हैं ये हमारी ऋषियों के द्वारा ये विभिन्न प्रकार की पूजा हैं, ये सिद्धियां हैं, ये कुछ अनुष्ठान हैं जो हमें बच्चे के लिए, बच्चे की सुख समृद्धि के लिए, बच्चे की मन की शांति के लिए, बच्चे को ग्रहों के लिए मजबूत करने के लिए करवाई जाती हैं। तो यदि आप संपन्न हैं, आपके पास आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये संस्कार बच्चे के लिए करवाने चाहिए। और इन अनुष्ठानों से क्या होता है, इन यज्ञ से या इन पूजा से क्या होता है कि देवता, यहाँ जिसे हमें डिजायर प्रॉफिट चाहिए, जो हमारा देवता है, जो हमारा जिन है, जैसे मैं आपको हमेशा अपनी कुंडली में कहता हूँ कि एक देवता ऐसा होता है जो हमारे लिए जिन का काम करता है। जिन आपने सुना होगा ना, जैसे पहले कहते थे कि बोल मेरे आका तेरे को क्या चाहिए,
तो जिन बोलता था कि बोल मेरे आका तेरे को क्या चाहिए, तो आका वो बोलता था कि मुझे ये चाहिए, तो वो बोलते जो हुक्म मेरे आका। ऐसे ही एक देवता ऐसा होता है जो हमारी कुंडली में हमारे लिए जिन का काम करता है, तो उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें प्रसाद उनका पेट भरने के लिए हमें समय समय पर अनुष्ठान, पूजा और यज्ञ ये करवाते रहना चाहिए। आचार्य जी, मेरा अंतिम सवाल और आपसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, वो नजर का शिकार भी तुरंत होते हैं। जैसे कोई भी है हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे परिवार में है, कोई भी आता है, बच्चे बोलता है कि कितना सुंदर बच्चा, तो उसको तुरंत नजर लगती है, तो इसका क्या कारण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, नजर लगने का भी एक बहुत बड़ा योग है। चंद्रमा पीड़ित हो जाए, चंद्रमा 8वीं राशि में हो, चंद्रमा 12वीं राशि में हो, और चंद्रमा राहु और शनि दोनों ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति खुद भी प्रशंसा कर दे और सामने वाला प्रशंसा कर दे, तो तुरंत बच्चे को नजर लग जाती है और बच्चा बीमार भी हो जाता है, और बच्चा अच्छा अच्छा काम चलते चलते बच्चे के काम रुक जाते हैं। तो चंद्रमा यदि पीड़ित है, तो चंद्रमा पूरी तरीके से पीड़ित है, देवी या चंद्रमा के आगे और पीछे के भाव में राहु और केतु, या फिर राहु या शनि आकर बैठ जाते हैं, पापी ग्रह आकर बैठ जाते हैं, चंद्रमा के साथ में आके बैठ जाते हैं, चंद्रमा उनकी राशि में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को नजर लगने के योग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति का मन भी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये नजर को उतारने के भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जब समय समय पर उसको करते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में एक सुरक्षा कवच भी बनाया जाता है, जिससे आपको नजर ना लगे और आप अपना सुरक्षा कवच को धारण करके चलें। धारण कैसे करके चलते हैं, तो ये कपड़े की तरह पहनना नहीं चाहता है, ऐसा एक सुरक्षा कवच आपको बनाकर दिया जाता है, जिसको आपको गले में पहना जाता है, जिसको आपको हाथों में पहना जाता है, जिसको आपको कमर में पहना जाता है। तो इस तरीके का सुरक्षा कवच आप पहन के चलते हैं, तो आपको नजर लगने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और उस प्रकार दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई भी परेशानी हो, संतान से रिलेटेड हो, या फिर संतान नहीं आगे बढ़ पा रही हो, जैसा माँ बाप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा हो, तो टीवी स्क्रीन पर जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी दी हुई है, आचार्य जी के नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इससे भी ज्यादा जानकारी आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर बने रहेंगे।